हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ डिस्कशन विच इज़ अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। सो आज के मिंट न्यूज़ में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है और आप अगले 2-3 दिन तक देखोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर आने वाले हैं। सो UNFCCC इससे रिलेटेड है ये। अगर आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। सो ये डायरेक्टली आप वहाँ से लिंक कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको डिटेल में समझते हैं। पहले आप एक बार आर्टिकल देख लो। ये एक आर्टिकल है जिसे मैंने पिक किया था, ऐसे ऐसे आपको 2-3 और भी मिलेंगे उसमें। ठीक है। तो COP27 ये एक मीटिंग होनी है जो कि स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे इसकी जो पेरेंट बॉडी है दैट इज़ UNFCCC। ये क्या है, इनका काम क्या है, ठीक है, इसके बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हो। देन COP क्या है, फिर COP समझने के बाद हम देखेंगे कि COP27 में क्या क्या होने वाली है। एंड उसके बाद हम फिर आज के आर्टिकल्स देखेंगे कुछ। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम UNFCCC को समझेंगे, देन COP को समझेंगे। फिर हम इंडिया की पोजीशन जो हमने जो COP में डिफरेंट जो मीटिंग्स हो रखी हैं पहले भी, हमने जो भी स्टैंड्स लिए थे वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एंड फिर आज की आर्टिकल। ग्रेट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इसे एक्चुअली में जो हम ये बोल सकते हैं, जो इसके लिए लीगल बैकग्राउंड थी वो 1992 में आ चुकी थी। ग्रेट। बट इसने ऑफिशियली फंक्शन करना स्टार्ट किया है 1994 से। सो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये कन्वेंशन कब क्रिएट की गई थी, सो द आंसर वुड बी 1992। बट इसने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क करना स्टार्ट किया था 1994 से। देन इसकी हेडक्वार्टर्स है जर्मनी के एक सिटी में जिसका नाम है बॉन। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल है, दैट इज़ जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था जेनेवा में। बाद में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया बॉन को, जो कि जर्मनी में है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, सो ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज़ को उसके लिए प्रिपेयर करना। सो ये काम है UNFCCC का। सो अभी आप बस अभी की बात नहीं है, पहले भी जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें UNFCCC का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ग्लोबल बॉडी पे ये एक हम बोल सकते हैं सुप्रीम बॉडी है जिसका काम है लॉज बनाना या फिर कंट्रीज़ को थोड़ा अवेयर करना, सो दैट वो अपने अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में कुछ एक्शंस ले सके, सो दैट क्लाइमेट चेंज को के प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन किया जा सके। अब इसमें COP क्या है? सो COP बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। सो UNFCCC के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग्स होती है एनुअली। ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखी है कि इनकी मीटिंग्स कब कब होती है, तो ये एनुअल होती है। ठीक है, या फिर अगर मेंबर्स को लगे कि नहीं एक साल में 2 बार मीटिंग कराई जानी चाहिए तो वो भी हो सकती है, रूल्स है इसके लिए। बट अगेन अगर आप ओवरऑल देखो तो ये एक एनुअल मीटिंग है। सो COP में जितने भी मेंबर्स हैं UNFCCC के वो सारे आते हैं, सारे अटेंड करते हैं। एंड वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ग्लोबली हमें क्या क्या करना चाहिए सो दैट क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके। इसकी 2 सब्सिडरी बॉडीज़ भी है। पहले को हम बोलते हैं सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो SBSTA, ये पहली बॉडी है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये बॉडी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस देती है COP को और UNFCCC को। सेकेंड बॉडी है सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो इनका काम है एडवाइस देना। इस एडवाइस के बेसिस पे COP में डिस्कशंस होती हैं। डिस्कशंस होने के बाद जब सारे मेंबर्स एग्री करते हैं तो फिर सारा वर्क डेलीगेट कर दिया जाता है ये सेकेंड सब्सिडरी बॉडी को। इन्हीं का काम होता है कि जो भी यहाँ पे एक्शंस जो प्लान किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना इस बॉडी का काम है।
देन इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था 1993 में, ठीक है। जो यूएनएफसीसी की इसके जो कन्वेंशंस थे, इंडिया ने उसे रेटिफाई किया है 1993 में। रेटिफिकेशन की मीनिंग बेसिकली ये होती है कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट दी जाती हो, ठीक है, जैसे सपोज़ कि यूएनएफसीसी जब जब क्रिएट किया गया है, तो इसके जो भी रूल्स थे या जो भी उसमें प्रोविजंस लिखी हुई थी, तो वो जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको ये चीज़ें दी जाती हैं, सो दैट आप देखो डॉक्यूमेंट को, अगर आप अग्री कर रहे हो तो आप भी हमारा पार्ट बन सकते हैं, एंड हम सब मिलके उसमें फिर क्लाइमेट चेंज को लेके काम करेंगे। तो इंडिया ने रिसीव किया 1993 में, इंडिया ने उसे देखा एंड उसे रेटिफाई किया। देन 1993 में हम इसके मेंबर भी बन गए। तो यानी जब मैंने आपको पहले बताया था कि 1994 में यूएनएफसीसी ने ऑफिशियली फंक्शन करना स्टार्ट किया था। सो जब ये हुआ उसके पहले ही हम इसके मेंबर बन चुके थे। देन इसके लिए जो नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी की मीनिंग यहाँ पे ये हो गई कि जब भी यूएनएफसीसी को इंडिया में कोई कम्युनिकेशन ऐसे भेजनी हो या इंडिया से बात करनी हो, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ MOEFCC। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इस मिनिस्ट्री का काम है कि वो यूएनएफसीसी से कोऑर्डिनेट करे और इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे अभी धीरे धीरे, तो जब भी इंडिया को क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई काम करना होता है एंड उसमें ग्लोबल सुपरविजन भी रिक्वायर्ड है, तो MOFCC ही उसको देखती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नोडल एजेंसी। देन आप यहाँ देखोगे CBDRRC, ये क्या था कि जो COP की मीटिंग हुई थी, अभी जैसे 27 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो COP21 जो कि 2015 में हुआ था पेरिस में, इसलिए इसको हम पेरिस अग्रीमेंट भी बोलते हैं। सो वहाँ पे इंडिया ने एक बात बोली थी, पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता दूँ आपको, तो दिस इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसकी मीनिंग क्या होती है कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है वो इसलिए अभी बहुत फास्ट हो गया है बिकॉज हमने पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है, अर्थ को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट किया है। सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें किसकी है ज़्यादा, तो वैसे कंट्रीज़ जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को अपने बढ़ाया है, एंड उस समय क्योंकि प्रोडक्शन मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल है उसको यूज़ करके हुआ है, या फिर जो थर्मल सोर्सेज है हमारे जैसे कोल वगैरह हो गया, तो इसको यूज़ करके हमने अपनी डेवलपमेंट करी है। बट इंडिया उस समय इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये हमारी गलती नहीं है कि अभी वर्ल्ड में पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा है। नो डाउट हम अगर एक्सटेंट की बात करें तो हमारा भी नंबर आता है उसमें, लेकिन वैसे कंट्रीज़ जिन्होंने 200 जहाँ पे 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और जिन लोगों ने बहुत पहले से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ग्रैंड लेवल पे स्टार्ट कर दी थी, तो अभी के पॉल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के थ्रू बताने की कोशिश की कि अभी भले ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी इन केस अगर आप लिस्ट बनाओ कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि 200 साल पहले उन्होंने बहुत मास स्केल पे स्टार्ट किया सब कुछ, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एंड उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा है। तो अगर बात ये होती है डोनेशंस की या फिर अभी मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऐसे जितने भी हैं प्रोजेक्ट्स, तो उनमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात आए तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास पैसे ज़्यादा हैं एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, सो दैट उनको उनको इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा रहा है इस बेसिस पे कि किसने ज़्यादा पॉल्यूट किया है पहले, राइट। एंड नेक्स्ट है इसमें रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंट्रीज़ कैपेबल नहीं है उतने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको उन्हें इनेबल करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कैपिटल पुश करना पड़ेगा, और ये काम किया जाना है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू। अगर उनके यहाँ से पैसे किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को आते हैं तो फिर उनके पास इतना रहेगा फंड कि वो इसमें इन्वेस्ट कर पाए। इसमें नेक्स्ट है CDRI, दिस इज़ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली दिल्ली में ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद एक्चुअली ये दूसरी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एक क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी
जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया एंड इसको बहुत सारे कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया। देन ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और इसकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। सो इसका भी काम ये होता है कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास एक बहुत बड़ा, हम ये बोल सकते हैं कि एक रोड ब्लॉक हो जाता है इनकेस मान लो जैसे कहीं पे फ्लड आ रही हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर साइक्लोन्स हैं। अब इनकेस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड की गई है, अगर उसको कोई लॉस होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं कि उनको री डेवलप करे, या फिर उनको जब भी ऐसे कोई लॉस होगा सो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सो दैट फिर से इकोनॉमी फंक्शन करना स्टार्ट करे। सो एक ऐसी एजेंसी बनाई गई जिसके पास फंड रहेगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ में खासकर ये फोकस करेंगे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है सो वो ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो करके किया जाना है, सो दैट जब कुछ ऐसा साइक्लोन या फ्लड आता है तो उस केस में लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि इन सब चीज़ों में खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बार बार कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ इस पर खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। देन इंडिया ने नेट जीरो टारगेट भी अपना इंट्रोड्यूस किया कि हम बाई 2070 नेट जीरो को अचीव कर लेंगे। अब नेट जीरो का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी कंट्री जितना कार्बन एमिशन कर रही है, ठीक है, तो उसको निगेट करने के लिए फिर हमारे पास ऐसे सोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे कुछ भी हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर सपोज़ कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं थर्मल सोर्सेज को यूज़ करके, जैसे कोल हो गया। सो अगर हम ऐसे ऐसे सोर्सेज को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्शन के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम विंड पे जाए, सोलर पे जाए, तो फिर हम बहुत हद तक कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें इसमें आएंगी जैसे कि हम नेट जीरो अचीव कर सकते हो। बट अगेन ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, अभी हमने ग्रीन हाइड्रोजन का भी नाम सुना है बहुत जगह। तो इन सारे कंपोनेंट्स पे एक साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। बट अगेन जो मेरा पॉइंट था यहाँ पे कि इंडिया ने भी बढ़ चढ़ के अभी पार्टिसिपेट किया है इन सब चीज़ों पे। सो आप ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हो जिसमें इंडिया की बहुत ही फॉरफ्रंट ऐसे पार्टिसिपेशन रही है। ओके, तो अभी जो COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, क्योंकि ये 27th मीटिंग है। इसके पहले जैसे COP26 हुआ था ग्लासगो में, जो कि यूके में है। अगर उसके भी पहले देखें हम तो COP25 ये मैड्रिड में हुआ था, जो कि स्पेन में है। लाइकवाइज अगर हम COP27 को देखें सो ये होने वाला है शर्म अल शेख, ये है इजिप्ट में। अगर इसके भी आगे का देखें हम COP28 तो ये होने वाला है UAE में, ठीक है। तो अभी इस साल की मीटिंग होनी है शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में है। इसका पेरिस अग्रीमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि मैंने जो बताया आपको CBDR RC, इसकी बात सबसे पहले उठी थी पेरिस अग्रीमेंट में ही, जो कि था COP21 2015, ठीक है। सो उस अग्रीमेंट में लाइक जो COP मीटिंग हुई थी 2015 में, उसमें बातें बहुत सारी हुई थी बट एक्शंस बहुत कम पे हुआ है। इनफैक्ट अगर अभी का डेटा देखो तो ग्लोबली बस 29 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि अपने कंट्री में क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम निकाला हो, जिसमें इंडिया भी है एक, लेकिन बहुत कम कंट्रीज़ हैं। तो जितनी भी बातें हुई थी COP21 में, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों पे वर्क नहीं हुआ है और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो कि इसको सीरियसली ले रही है। दैट्स वाई जो अभी COP27 के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये मानना है कि इस बार के मीटिंग में फोकस इसी पे रहेगा कि हम अचीवेबल गोल्स बनाएं, ना कि कुछ ऐसा बहुत एम्बिशियस बना दे जिसपे कि सारे मेंबर्स अग्री ना करें और जो इम्प्लीमेंट ना हो पाए। इसलिए उन्होंने बोला है कि हम इस COP को इम्प्लीमेंटेशन COP भी बोलेंगे, बिकॉज हमारा मोटिव ये है कि हम ऐसे प्लान्स बनाएं जो कि हम अचीव कर सकें शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। सो आज के मैंने 2 आर्टिकल्स पिक किए फिर से आपको दिखाने के लिए। तो एक तो ये है, और अगर आप मिंट ओपन करो तो आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाएंगे ये सब। ये 2 आर्टिकल्स हैं।
अभी क्योंकि ये मीटिंग हो रही है, इसके ऊपर अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहेंगे 7 दिन 10 दिन तक। तो आप हर आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना और ये देखना कि कौन सा ऑथर क्या बातें कर रहा है। इस पे आप नोट्स बनाओ प्रॉपर, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछा जाए। सो अभी जितने भी इंफॉर्मेशन देखी हमने, सुनी हमने, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एक बार देखना कि ये आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वीडियो को पॉज करके आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसका आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वंस। सो फर्स्ट है COP26 was organized in Paris. Second, UNFCCC entered into force in 1992. Third है India announced its plans to achieve the net zero target by 2070 in COP26. इसके ये रहे ऑप्शंस, आप एक बार इसको देखना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस वीडियो के साथ ही आपको एक PDF की लिंक भी मिलेगी, जिसमें इस टॉपिक के ऊपर जो भी कंटेंट जो मैंने बोला है वो आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगी। सो अगर आप इन केस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे और आपको कंटेंट एक बार रिवाइज करना है, तो या तो आप वीडियो देख लो दोबारा से, या फिर वो आप PDF भी रीड कर सकते हो। सो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका आंसर क्या है ये क्वेश्चन का, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।